इस समय एबीपी न्यूज़ पर हमने खास एक मुहिम उठा रखी है और वो मुहिम ये है कि हम तमाम देश के जो बड़े वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं उनसे आपकी सीधी बातचीत कराएं। ई कॉन्क्लेव का हमने आयोजन किया है। एक के बाद आप देख रहे हैं सेशंस हमारे साथ डॉक्टर्स के हो रहे हैं। इस समय जो नया सेशन हमारे साथ जुड़ने जा रहा है वो डॉक्टर MC मिश्रा, पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर BL शेरवाल, डायरेक्टर हैं राजीव गांधी अस्पताल के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर संतोष शुक्ला, डायरेक्टर है राष्ट्रीय हेल्थ मिशन से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं शुरुआत जो करूंगी वो डॉक्टर BL शेरवाल के साथ करूंगी। डॉक्टर BL शेरवाल, ये तो समझ में आ गया है कि ये जो वायरस है ये म्यूटेट कर चुका है और अब ये जो जैसा पहले जो लहर आई थी उसमें जो इस वायरस का नेचर था वो वैसा नेचर बिल्कुल नहीं है। अब ये हार्ट को भी इफेक्ट कर रहा है, ये ब्रेन को भी इफेक्ट कर रहा है, किडनी, लंग्स और तमाम ऑर्गन्स को ये इफेक्ट कर रहा है और अचानक ये फेटल हो जा रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अब क्योंकि ये म्यूटेंट बदल गया है, क्या खास कुछ हमें करना चाहिए जो पेशेंट्स हमारे घर पर है? क्या दिशा हमारे ट्रीटमेंट की रहनी चाहिए? आसान शब्दों में आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, दिशा बिल्कुल साफ है। जो पहले थी वही अब है। हमारा चौकन्ना होना बहुत जरूरी है। जहां तक बात है, चाहे ओरिजिनल स्ट्रेन हो या म्यूटेंट स्ट्रेन हो, उसमें एज ए पेशेंट्स आपको वही सावधानियां रखनी है जो पहले रखते आए हैं। उसमें कुछ नहीं करना। लेकिन हाँ, अब जब बीमार हो जाता है या कोविड हो जाता है और या उसके सिम्टम आते हैं, पहले और अब में ये होता है कि मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट वर नॉर्मल। अभी भी कुछ नॉर्मल पेशेंट या मॉडरेट पेशेंट हैं, लेकिन अभी जो देखा जा रहा है कि पेशेंट्स के अंदर जो ऑक्सीजन सैचुरेशन हो या फीवर हो, बड़ा ड्यूरेशन और हायर फीवर रिपोर्ट हो रहा है, या सिम्टम जो है डायरिया और एसोसिएटेड सिम्टम आ रहे हैं दूसरे ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट के, तो इसीलिए थोड़ा सा चौकन्ना होने की आवश्यकता है और मेडिकल की सलाह बहुत जल्दी लेने की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है। जो कि पहले इग्नोर करते हैं, अब मेरी सलाह यही है कि इग्नोर ना करें और अपने स्वास्थ्य को इमीडिएटली नियर बाई मेडिकल फैटर्निटी के पास जाएं और मेडिकल सलाह लें। ठीक है। डॉक्टर संतोष शुक्ला, डायरेक्टर है राष्ट्रीय हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश से। डॉक्टर संतोष शुक्ला, ये तो अब समझ में आ गया है पूरे ही देश को, पूरी दुनिया को, कि वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है अगर इस वायरस से लड़ना है। क्योंकि आप डायरेक्टर हैं राष्ट्रीय हेल्थ मिशन में, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि वैक्सीन की बेहद कमी हर सेंटर पर देखने को मिल रही है। हम कब तक इसको इतना संख्या में बढ़ा लेंगे कि पर्याप्त मात्रा में मिलने लगे और अगले 3 से 4 महीने में हम 80% या 60% या जो भी आपका टारगेट हो उसमें हम वैक्सीनेट कर दें देश को? देखिए, अब जब हमें ये जानकारी प्राप्त हो चुकी है कि इस बीमारी से लड़ने का मुख्य अस्त्र रहेगा टीकाकरण, तो मैं देशवासियों से अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि टीकाकरण के लिए अपनी मानसिकता बनाएं, दूसरों को भी आप ये जानकारी दें कि टीके ही बचाव का मुख्य साधन है। जहाँ तक आप बता रहे हैं कि इसकी कमी, देखिए, कोई भी टीकाकरण कार्यक्रम जब चालू होता है तो निर्माताओं की संख्या हमारी सीमित है। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे उत्पादन बढ़ेगा, हम टीकाकरण में वृद्धि करते जाएंगे। तो देर है अंधेर नहीं, सबका इंतजार करें। सभी आप इंतजार करें कि अपने अभी 18 साल से अधिक उम्र के बच्चों का टीकाकरण चालू हुआ है। इसके लिए हमने प्री रजिस्ट्रेशन सिस्टम रखा हैगा। cowin.gov.in के माध्यम से अपने को पंजीकृत करें। आपको SMS के माध्यम से जानकारी मिलेगी कि अमुक दिन अमुक स्थान पे आपका टीकाकरण है। अनुशासित ढंग से आप पहुँचें, भीड़ भरे स्थान ना बढ़ाएं और आपने वक्त का इंतजार करें। लेकिन डॉक्टर संतोष शुक्ला, दिक्कत यह है ना कि रजिस्टर तो हम करा रहे हैं उस cowin.gov.in पर, लेकिन हमें स्लॉट ही नहीं मिल रहा है। लोग वहां पे जा रहे हैं, अभी हॉस्पिटल्स में स्लॉट नहीं है क्योंकि वैक्सीन की कमी है। यही मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वो स्लॉट्स हमें कब तक मिलने लगेंगे? देखिए, जैसे जैसे हमारा उत्पादन बढ़ता जाएगा, अभी इस मैं अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो हमने 12 लाख डोज हमने ऑर्डर कर दिए हैं और हमको इस माह अंत में सब 12 लाख डोज मिल जाएंगे। तो जैसे जैसे हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध होगी, हम टीकाकरण दर बढ़ाते जाएंगे। ठीक है। डॉक्टर MC मिश्रा, पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर मिश्रा, मैं ये समझना चाहूँगी कि क्या अगर ये वैक्सीन डिप्लोमेसी ना हुई होती तो शायद आज काफ़ी बड़ी आबादी को वैक्सीन लग चुकी होती, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये सवाल भी मन में उठ रहा है कि वैक्सीन क्योंकि नहीं मिल पाई है और इसीलिए मेट्रोज़ में इस तरीके की इतनी बड़ी कैजुअलिटी हो रही है, ये वायरस अब गाँव तक पहुँच चुका है।
नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि हुआ है वो किसी वजह से हुआ है, किसी आधार पे हुआ है, और हर देश ने किया है वो प्राथमिकता के आधार पे। अमेरिका ने भी प्राथमिकता के आधार पर किया, ब्रिटेन ने भी किया, यूरोप ने भी किया और भारत ने भी किया कि पहले स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाए, फ्रंट लाइन वर्कर्स को दी जाए, उसके बाद एज ग्रुप, जो एल्डरली एज ग्रुप है 60 वर्ष से ऊपर, उनको शामिल किया जाए, क्योंकि मोर्टेलिटी 88% उसी एज ग्रुप में है। फिर 45 वर्ष से ऊपर कोमॉर्बिडिटी वालों को शामिल किया गया, फिर 45 वर्ष से ऊपर सभी को शामिल किया गया। और ये आप भी जानती हैं और ये सभी जानते हैं कि जितना हमारा लक्ष्य था पहली फेज का, उसमें 50% अचीव हुआ। 3 करोड़ का लक्ष्य था, 1.5 करोड़ लोगों ने लगवाई, वैक्सीन उपलब्ध थी। उसके बाद भी बहुत स्लो लोगों ने इसको लगवाना शुरू किया और हेजिटेंसी इतनी अधिक हो गई, और उसमें मैं मानता हूं थोड़ा मीडिया का भी रोल रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा साइड इफेक्ट पे चर्चाएं हुई हैं कि लोगों में बहुत भ्रांतियां फैली, और वो भ्रांति नेगेटिव बात तो लोग याद रख लेते हैं, पॉजिटिव बात लोग भूल जाते हैं। चाहे हम जितना मर्जी कहते रहे भाई वैक्सीन सेफ है, वैक्सीन इफेक्टिव है, लेकिन वो साइड इफेक्ट याद रखते हैं, सेफ्टी और उपलब्धता याद नहीं रखते उसको। तो ये समस्या भारत में रही है। और चूंकि देखिए भारत का जो सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन गई है बाहर, जो भी गई है, भारत बायोटेक वाली तो गई नहीं है, क्योंकि उनकी तो फेज 3 ट्रायल का डेटा नहीं था, तो वो नहीं गई है। उनका कमिटमेंट था, एमओयू थे, लोगों ने 6-6 महीने पहले एमओयू किए हुए हैं, और ये इससे भारत की बहुत गुडविल हुई, और हमारा कोई वैक्सीनेशन प्रोग्राम उसकी वजह से बाधित नहीं हुआ। आज भी देखिए गुडविल के लिए हम अपने नागरिकों की जान को बलि नहीं चढ़ा सकते। हम दूसरों को तो तभी भोजन देंगे ना जब हमारा अपना पेट भरा हुआ हो। कोई बात नहीं, आप अब आगे सवाल करिए बस। हाँ, मेरा सवाल अब डॉक्टर BL शेरवाल से है। और डॉक्टर BL शेरवाल, मैं आसान शब्दों में, अभी डॉक्टर त्रेहन भी मेरे साथ मौजूद थे, टेस्ट डॉक्टर्स लिख रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो पेशेंट्स घर पर हैं उनको टेस्ट लिखे जा रहे हैं, CRP, IL-6, 14, D-DIMR, क्या ये पूरे जो समय है 14 दिन का, जिस समय कोरोना रहता है, क्या उस समय में हमें ये 2 से 3 बार करा लेने चाहिए, या एक बार कराने में बहुत है? क्योंकि अचानक 5 दिन तक कोई सिम्टम नहीं है और 6ठे दिन व्यक्ति की मौत हो जा रही है। मैं इसलिए ये सवाल स्पेसिफिकली आपसे पूछ रही हूँ। देखिए बिल्कुल, ये जो सेकेंड वेव के अंदर ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि कुछ सडन पेशेंट्स कोलैप्स कर रहे हैं 7.5 दिन। तो उसके लिए कुछ बायोमार्कर हम कहते हैं कि CRP एक बहुत कॉमन बायोमार्कर है जो किसी भी इन्फ्लेमेशन में आपको इंडिकेट करता है कि राइज है, और उससे हम कोरिलेट कर सकते हैं कि कितना बड़ा है। और ऐसे ही जो है D-DIMR और फेरेटिन, ये वाले जो कुछ एक महंगे और कुछ एक जो हमारे इंडिकेटर हैं, यूजली हम कहते हैं कि CRP और D-DIMR 2 आप बायोमार्कर कराइए, और फेरेटिन या IL-6 केवल जरूरत पड़ने पर ही कराइए। वो उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर केवल अगर सिम्टम सीवियर हो या मॉडरेट हो तभी उसकी आवश्यकता पड़ेगी। अदरवाइज होम आइसोलेशन में आप खाली CRP और D-DIMR कराइए, उससे ज्यादा आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप लगे कि सिम्टम आपके थोड़े बढ़ रहे हैं तो फिर आप मेडिकल सलाह पे ये जो दूसरे बायोमार्कर है, फेरेटिन हो या प्रोकैल हो या इवन CT स्कैन हो, उसके लिए जा सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर संतोष शुक्ला जो कि डायरेक्टर हैं राष्ट्रीय हेल्थ मिशन के, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर संतोष, जैसा कि अभी डॉक्टर मिश्रा ने भी ये जिक्र किया कि लोगों के बीच में भ्रांतियां बहुत फैली इस वैक्सीन को लेकर। जब ये वैक्सीन 16 जनवरी से ये मिशन शुरू हुआ तो लोगों ने उस तरीके की दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब जब ये वायरस जो है वो दूसरी लहर के साथ आया, इसका ये म्यूटेट हो गया, ये फेटल होने लगा, तब लोगों में कहीं ना कहीं पैनिक आया कि अब वैक्सीन लगानी है। तो ये जो भ्रांतियां फैली या जो लोगों के मन में जो अविश्वास आया इस वैक्सीन को लेके, क्या वो भी एक वजह आप देख रहे हैं कि जो पहला आपने जब शुरू की 16 जनवरी को, तो लोगों उतनी संख्या में लोग पहुंचे नहीं? देखिए, हर आदमी ठोकर खा के सीखता हैगा, उठता है, बैठता है और दौड़ता है। और अब जब 16 जनवरी को टीकाकरण कार्यक्रम चालू हुआ था, हेल्थ वर्कर्स को जब हमने लगाया था, हमें ये कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारे मध्य प्रदेश में हमने 95% उपलब्धि कर पूरे देश में
प्रथम स्थान हासिल किया था। क्यों किया था, उसका एक ही कारण था, हमने जन जागृत किया था, लोगों को मोटिवेट किया था और उनको शपथ दिलाई थी, संकल्प पे हस्ताक्षर कराए थे कि मैं ना केवल टीकाकरण खुद कराऊंगा बल्कि दूसरों को भी मोटिवेट करूंगा। तो इस माहौल के वातावरण में हम लोग ने जब टीकाकरण किया तो हमें उपलब्धि चरण दर चरण बढ़ती गई। FLW यानी फ्रंटलाइन वर्कर को हमने 85% लोगों को टीकाकृत किया और यही हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स थे जिन्होंने लोगों को जागरूक किया। आज हम 84 लाख टीके लगा चुके हैं प्रदेश के अंदर और भय और भ्रांति मुक्त वातावरण में हम टीके लगा रहे हैं। आपने देखा होगा, आप ही ने अभी बोला कि हमारे टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ हो रही है, इसका मतलब वो भयाक्रांत जो थे वो खत्म हो गई, वो मानसिकता से मुक्त हो चुके हैं। ठीक है डॉक्टर MC मिश्रा, जैसा कि जिक्र मैंने डॉक्टर संतोष से भी किया और मेरी आपसे भी चर्चा हो रही थी, लोगों में भ्रांतियां थी, लोगों ने जो पहले ही जब ये शुरू हुआ टीकाकरण तो लोगों ने उस तरीके से दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन अब ये निकल कर सामने आ रहा है कि जिन लोगों ने दोनों डोज लगवा ली या एक डोज लगवा ली है उसमें कहा जाए ये वायरस जो है वो उस तरीके से फेटल नहीं हो रहा है और आसान निकल जा रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि आप पूर्व डायरेक्टर रहे हैं एम्स के, हेल्थ वर्कर्स को ज़्यादातर लग चुका है, ऐसे में अब अगले किस कदम की ज़रूरत है? 18 साल से शुरू हो गया लेकिन अभी क्योंकि पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो इसके अलावा हम ऐसा और कुछ क्या करें कि ये हम जो रेट ऑफ डेथ है इसको थोड़ा सा कम कर सकें और लोगों को बचा सकें? नहीं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और देखिए, सब हेल्थ केयर वर्कर्स ने नहीं लगवाई ना। मध्य प्रदेश में 95% हो गया। दिल्ली में आपने सुना होगा RML के डॉक्टर्स ने कहा हम कोवैक्सीन नहीं लगवाएंगे, आज सब कोवैक्सीन मांग रहे हैं। हाँ। तो ये हुआ। और तमिलनाडु के डॉक्टर्स ने कहा हम कोवैक्सीन नहीं लगवाएंगे। बहुत सारे डॉक्टर्स ने कहा कि साहब फेज 3 ट्रायल डेटा नहीं है, हम नहीं लगवाएंगे, और इसी वजह से नहीं लगवाई भी नहीं लोगों ने। हाँ। और बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर्स रह गए जिन्होंने नहीं लगवाई। डॉक्टर मिश्रा, ये ठीक भी है, अगर मेरे अंदर उस दवा को लेके कॉन्फिडेंस नहीं है तो मेरी बॉडी उस तरह से रिएक्ट भी नहीं करेगी। और जाहिर सी बात है, अगर फेज 3 का ट्रायल का रिजल्ट नहीं है सामने तो मैं इसको गलत नहीं मानती। क्या आप इसको गलत मानते हैं कि कोवैक्सीन नहीं लोगों ने लगवाई उस समय? अगर डॉक्टर्स को पूरी जानकारी हो, पढ़ लें वो थोड़ा, तो वो लगवा लेते, लेकिन पढ़ते भी नहीं है। अब रेमडेसिविर लिखे जा रहे हैं सब डॉक्टर, जबकि पता है कि उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये जानकारी का अभाव तो पढ़ने से ही आएगा, जानकारी लेने से आएगा, या हम बता रहे हैं तो हमारी बात मान लीजिए, लगवा लीजिए। मैंने तो ट्रायल में भी भाग लिया था, उसके बाद वैक्सीन भी लगवाई। तो ऐसा नहीं है, जब आपको तो एज डॉक्टर ट्रायल में हिस्सा लेना चाहिए था, सबको आगे से आगे बढ़ के, वो ना करके जब वैक्सीन आ गई तो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। तो ये हुआ, लेकिन अब काफी हद तक सब लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हैं टीकाकरण के लिए, आ रहे हैं। लेकिन अभी कुछ लोगों में अभी भी भ्रांति है और वो फोन करते हैं कि डॉक्टर साहब लगवा लें कि नहीं लगवा लें। तो हम यही बात कहते हैं कि भैया क्या मुहूर्त निकलवा के लगवाओगे, जो मिल रही है वो लगवा लीजिए। तो इसमें जरूर ये रहा लोगों में, और अभी भी थोड़ा बहुत है, कोई ऐसी बात ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से ये भ्रम चला गया है। लेकिन अब चूंकि संक्रमण इतना बढ़ रहा है, इतनी मृत्यु दर हो रही है देश में, तो लोगों को अब थोड़ा सा ये एनकरेजमेंट है कि अब जाके लगवाएं। और उससे तो लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है कि भाई देखिए, अगर बीमारी से बचना है तो टीकाकरण ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे हम गंभीर को गंभीर होने से रोक सकते हैं। डॉक्टर मिश्रा, ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि जो लोग वैक्सीन लगवा ले रहे हैं उसमें तीसरी डोज की भी जरूरत पड़ेगी। ये जो एंटीबॉडीज डेवलप हो रही हैं ये 6 महीने तक ही रहेंगी, इसको लेकर क्या जानकारी है? नहीं, इसको लेके अभी जानकारी किसी भी वैक्सीन के बारे में नहीं है, ना फाइजर, ना मॉडर्ना और ना कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोवैक्सीन ने अभी ट्रायल शुरू किया है फिर से। जो इनके फेज 2 ट्रायल में पार्टिसिपेंट थे, वॉलंटियर्स, उनमें करीब 800 लोग थे। अब उनमें आधे लोगों को वो एक बूस्टर लगा रहे हैं, अप्रैल से शुरू हो गया है, DCGI ने उसकी परमिशन दे दी है, और आधे लोगों को बूस्टर नहीं लगेगा। और फिर देखेंगे उनमें से दोनों ग्रुप्स में कितनों को संक्रमण हुआ या नहीं हुआ आगे चल के। क्योंकि अभी लॉन्गिविटी इस वैक्सीन की पता नहीं है, इनकी लॉन्गिविटी अभी पता नहीं है किसी भी वैक्सीन की, क्योंकि पहला टीका कोविशील्ड का पिछले वर्ष अप्रैल में लगा था, कोवैक्सीन का लगा था कोई हमारा अक्टूबर या उसमें सितंबर या अक्टूबर में फेज 2 ट्रायल शुरू हुआ था। तो अभी 6 महीने सिर्फ हुए हैं इसको।
ठीक है, डॉक्टर शशांक जोशी भी जुड़ गए हैं जो कि कोविड टास्क फोर्स के सदस्य हैं। डॉक्टर शशांक, मैं ये जानना चाहूँगी आपसे, कोविड-19 टास्क फोर्स महाराष्ट्र के आप सदस्य हैं और महाराष्ट्र में क्योंकि काफ़ी अच्छी लड़ाई कोविड से लड़ी गई है, मामले भी वहाँ पर अब कम होने लगे हैं, खासतौर पे मुंबई में वैक्सीनेशन की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है वो अब हो रही है क्योंकि ये वायरस बहुत म्यूटेट हो गया। जब पहला चरण शुरू हुआ था तो लोगों को ये विश्वास नहीं था कि ये वैक्सीन बहुत अच्छी है और लोग सोचते थे नहीं हम तो अब तो वायरस खत्म हो गया है और ये ठीक है। कैसे आप लोगों को अभी भी क्या लोगों में भी अविश्वास बना हुआ है डॉक्टर शशांक? नहीं, अभी तो सबको टीका लगवाना है। हमारे यहाँ पे तो बहुत भीड़ लगती है टीका लगवाने के लिए और अभी जो वैक्सीन हेजिटेंसी है वो बीट कर चुके हैं लोग। अभी तो सबको टीका लगाना है, बहुत दिक्कत हो रही है। हमको सबको पेशेंस रखना चाहिए, लेकिन टीका तो जरूर लगवाना चाहिए। जैसे हमने 2-3 महीने पहले देखा था तो टीका लगवाने में थोड़ी हिचकिचाहट थी, वो पूरी हिचकिचाहट अभी निकल गई है और सबको टीका लगवाना चाहिए। जो एलिजिबल लोग हैं उनको तो जल्द से जल्द लगाना चाहिए। और मेरी अभी भी दरख्वास्त है कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में हो, पूरे भारतवर्ष में हो, जो बुजुर्ग है 60 वर्ष के ऊपर, उन्होंने तो जल्द से जल्द टीका लगवाना चाहिए। वहाँ का जो अपना प्रोपोर्शन ऑफ वैक्सीनेशन है वो बहुत कम है और वो वल्नरेबल ग्रुप है, तो उनको टीका लगाना चाहिए। लेकिन दिक्कत तो ये आ रही है ना डॉक्टर शशांक की इस बार तो युवाओं की बहुत मृत्यु हो रही है, बहुत 28 साल 30 साल 20 साल इस तरीके के बच्चे, क्योंकि मैं न्यूज में हूं और लगातार जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं अस्पतालों से उसमें यंगस्टर्स की बहुत डेथ हो रही है। नहीं, ये आंकड़े तो जरूर है कि ये वेव में यंगर पॉपुलेशन में मोर्टेलिटी आई है और यंगर पॉपुलेशन को डिसीज अफेक्ट हुआ है। उनका टीकाकरण भी चालू हो गया है, 18 से 45 का टीकाकरण भी चालू हो गया है। लेकिन आप जो कह रही है कि उनमें मृत्यु ज्यादा हो रही है, संख्या के ऊपर आप अनुमान करेंगे तो वो गलत है। इनमें पहले बिल्कुल मौत नहीं होती थी। लास्ट ईयर की जो वेव थी उसमें मौत नहीं थी, अभी थोड़ी मौत हो रही है और इसका प्रमुख कारण है कि जल्द से जल्द उनको दवाई लेनी चाहिए और डॉक्टर के साथ संपर्क करना चाहिए। युवा में क्या हो रहा है कि पहले 7 दिन कोई लक्षण नहीं आते, फिर वो हाइपोक्सिया में चले जाते हैं और उनकी सडनली फिर दिक्कत आ जाती है। तो मेरे सब युवाओं से एक ही अपील है कि आपको कोविड होगा तो उसका पूरा टाइम टेबल 14 से 21 दिन है और टोटली आप सतर्क रहिए। 6 मिनट वॉक टेस्ट करिए, ऑक्सीजन सैचुरेशन मापिए और आपके डॉक्टर के साथ संपर्क करे रखिए। हमें हर जान बचानी है, वो युवा हो या बुजुर्ग। बिल्कुल ठीक है। और ये 6 मिनट वॉक टेस्ट जो है वो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि आप 6 मिनट वॉक कीजिए, उसके बाद अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कीजिए। अगर वो सुरक्षित रेंज में है तभी आप सुरक्षित हैं, नहीं तो फौरन डॉक्टर हेल्प की आपको ज़रूरत है। मैं डॉक्टर BL शेरवाल जो कि डायरेक्टर हैं राजीव गांधी अस्पताल के, उनका मैं रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर शेरवाल, मेरा सवाल आपसे यही है कि अब ये चर्चा बनी हुई है कि जो वैक्सीन लग रही है, देखिए कमी तो है ही है, ये तो बिल्कुल साफ है, ये तथ्य है। इसमें हमें किस एज ग्रुप को अब ज़्यादा टारगेट करना चाहिए? आप क्योंकि उस अस्पताल में बतौर डायरेक्टर काम कर रहे हैं, राजीव गांधी अस्पताल में, जो कहा जाए कि जो मृत्यु है वो युवाओं में ज़्यादा देखने को मिल रही है या ओल्ड लोगों में ज़्यादा देखने को मिल रही है? वैक्सीन की ज़रूरत किसके लिए ज़्यादा अब है इस समय उसकी? क्योंकि अगर ये बात यहाँ निकल कर सामने आएगी डॉक्टर्स के नज़रिए से तो शायद सरकार को भी आगे रणनीति बनाने में कुछ मदद मिले और उनको प्रायोरिटाइज किया जाए। ही ज्यादा डेथ रेट है। हाँ, कुछ दिनों से देखा। आपकी आवाज नहीं आई, एक बार आप अपने को रिपीट करेंगे डॉक्टर शेरवाल? आवाज नहीं आई, आप बोलिए आप प्लीज। सॉरी मैडम जी। एक्चुअली अगर देखा जाए तो अभी तक जो मृत्यु दर है वो 60 साल या उससे ऊपर के लोगों में ही ज्यादा है। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि यंगस्टर में डेथ रेट की बात करें तो वो हम कहेंगे अभी कम है, लेकिन है, क्योंकि पहले जो लास्ट ईयर था जो तब ऑलमोस्ट ना के बराबर मृत्यु होती थी यंगर एज ग्रुप में। लेकिन सेकंड वेव में देखने में आ रहा है कि मृत्यु हो रही है, जो कि एक अच्छी स्थिति नहीं है, जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ है कोई भी अगर हम करें यंग। तो जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा मेरे से पहले, सभी से हमारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन, जब सिक होते हैं, हैप्पी हाइपोक्सिया एक नाम है जो पेशेंट्स को पता नहीं चलता कि उनमें ऑक्सीजन की कमी है, वो घर पे वो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि नॉर्मली है। और आजकल एक नई चीज है कि वो घर पे वो पूछते हैं कि मेरी सैचुरेशन 80 हो गई है जी, 70 हो गई है, मैं क्या करूँ अब? तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जब इस तरह की सिचुएशन हो तो इमीडिएटली दे शुड टेक द हेल्प ऑफ द मेडिकल फैसिलिटी। अस्पताल में जाएं और अस्पताल में मेरी रिक्वेस्ट है
हम भी अभी सभी अस्पतालों में कोशिश की जा रही है कि ऑक्सीजन पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाए। कल ही मुख्यमंत्री जी ने रिक्वेस्ट भी की है सभी हॉस्पिटल से, उसमें हम भी हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऑक्सीजनेटेड बेड और बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन की कमी के कारण ऐसा ना हो कि उनको इलाज ना मिले। तो और हम ये जो यंग प्रीशियस जो लाइफ है उसको बचा पाएंगे। ठीक है डॉक्टर MC मिश्रा, जैसे कि बात डॉक्टर शेरवाल भी कर रहे हैं और वो ये कि आने वाले समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बेड्स बनाने की ओर ध्यान देना चाहिए। आप क्योंकि मैं देख रही हूँ आपसे चर्चा कर करके आप काफ़ी इस फील्ड में इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और पढ़ लिख भी रहे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या पीक आ चुकी है या अभी आनी बाकी है, और अगर अभी आनी बाकी है तो हमें और क्या इंतज़ाम करने चाहिए? देखिए, पीक का जहाँ तक अनुमान है, जो कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस IIT कानपुर में डॉक्टर मानिक अग्रवाल हैं उन्होंने भी किए हैं और भी लोगों ने किए हैं। एक और मेरे मित्र हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उन्होंने भी अनुमान लगाया है कि 10 से 15 मई के बीच में पीक आने की संभावना है। अब ये कैलकुलेशन कितने सही साबित होते हैं तो समय बता देगा अभी एक हफ्ते बाद। और जितनी तेजी से ये ऊपर गया है उन लोगों का अनुमान है शायद उतनी तेजी से ही नीचे भी आएगा, क्योंकि एक अवस्था तो ऐसी पहुंच जाती है कि जितने लोगों को होना था हो गया, बाकी लोग अपना बचाव कर रहे हैं तो शायद उतना न फैले। और अभी जो समस्या पैदा हो रही है वो सिर्फ यही हो रही है, देखिए अगर 4 लाख लोग रोज संक्रमित आते हैं उसमें से मैं ये कहूँगा 3,95,000-97,000 लोग ठीक हो जाते हैं बिना किसी समस्या के, होम क्वारंटाइन, होम आइसोलेशन और जो भी वो इलाज घर पे लेते हैं। लेकिन जो 3,000-5,000 लोग बच जाते हैं वही नंबर इतना ज्यादा है हमारे देश के लिए, क्योंकि संसाधन कितने भी और क्रिएट किए जाएं वो हमेशा अपर्याप्त रहेंगे। और उनको ही, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ऑक्सीजन बेड्स, क्योंकि बहुत सारे लोग उनमें से भी सिर्फ थोड़ी लो फ्लो ऑक्सीजन से रिकवर कर जाते हैं और हाइपोक्सिया ऐसा है कि बहुत देर तक शरीर बर्दाश्त नहीं करता और अगर उसको हम नहीं पहचान पाए तो कई बार बहुत देर हो जाती है, जो हमने कई यंग लोगों में भी देखा कि 80%, 70% हो गया और फिर जब वो हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में भी उनकी मदद नहीं हो पाई। तो ये इस अवस्था से पहले ही प्रीएम्प्ट करना है हमको हाइपोक्सिया, और वो लगभग होता है 8वें दिन 9वें दिन। तो 8वां 9वां दिन और 12-13 दिन तक एक क्रूशियल इसमें पीरियड है जो मैं मानता हूं डॉक्टर मिश्रा, थोड़ी सी समय की पाबंदी है, डॉक्टर शशांक, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की जरूरत अब महसूस होने लगी है? क्योंकि तमाम जो एक्सपर्ट्स हो, चाहे देशी और चाहे विदेशी, उनका ये कहना है कि जब तक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं किया जाएगा तब तक इस संक्रमण की चेन को नहीं रोका जा सकता। ये नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू, इनसे काम नहीं चलेगा और जहां लॉकडाउन भी लगाया गया है वहां पर उसे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कराना पड़ेगा, जैसा कि पहली लहर के दौरान किया गया था। तो 3 चीज आपको याद करनी पड़ेगी। पहले तो लॉकडाउन जो है ये ब्लंट इंस्ट्रूमेंट है, इसमें इकोनॉमिक हार्डशिप बहुत ज्यादा होती है। तो महाराष्ट्र में जैसे ब्रेक द चेन करके उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे और इकोनॉमी को प्रिजर्व करने की कोशिश की थी, वैसे पूरे भारतवंश में कर सकते हैं। जहाँ उसके लिए एक साइंटिफिक लॉजिक अपनाना चाहिए। जहाँ जहाँ टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 10% के ऊपर हो वहाँ पे सीवियर रिस्ट्रिक्शंस करना चाहिए। इंटरसिटी और इंटर डिस्ट्रिक्ट जो ट्रांसपोर्ट है वो बंद करना चाहिए। इसके बियॉन्ड कुछ करना नहीं चाहिए, क्योंकि भारतवंश में ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 2.5 या 5% है, तो उनको रिंग फेंस करना चाहिए। पूरा ब्लैंकेट ब्लाइंड लॉकडाउन जैसे हमने पहले बार किया था वैसे नहीं करना चाहिए। और ये जो वक्त है वो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपलिफ्ट करना चाहिए। तो हम सहमत नहीं है कि पूरे नेशनल वाइड, पर डिस्ट्रिक्ट वाइज लोकल लेवल पे लॉकडाउन जरूर करना चाहिए। उसके फायदे भी हम महाराष्ट्र में देखते हैं। डॉक्टर BL शेरवाल, आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि लॉकडाउन दिल्ली में जैसे है अभी, और उसका काफ़ी सकारात्मक मैं कहूँगा असर है। जहाँ तक बात है अभी जो है डॉक्टर जोशी ने भी बताया, उनका मुझे लगता है कि वो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो वहाँ पर की गई हैं। और वो साथ साथ इसके अंदर जब तक हम लॉकडाउन में, एक तो होता है कि ऑर्डर होना और दूसरा उसको लागू करना और तीसरा लोगों को उसको समझना, जब तक लोगों की भागीदारी उसके अंदर नहीं होगी, लोग अपने ऊपर लगाम नहीं लगाएंगे, अपने ऊपर लॉकडाउन नहीं लगाएंगे,
तब तक उसका फायदा नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। तो इसलिए आप एरिया वाइज या संक्रमण वाइज पॉजिटिविटी के रेट से आप बिल्कुल ये साइंटिफिक रीजन है और उसके हिसाब से हम कंटेनमेंट जोन बढ़ा सकते हैं, एरिया या मार्क कर सकते हैं और उसके हिसाब से, ताकि लोग जो है वो एक दूसरे एरिया में क्रॉस ना करें या इसके अंदर कोशिश रहे कि जिस एरिया में संक्रमण ज़्यादा है वहाँ पर जो है स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो। ये बहुत अच्छा आइडिया है। आई थिंक वी शुड गो फॉर इट। ठीक है, डॉक्टर मिश्रा आपकी क्या राय है? देखिए, किसी भी संक्रमण से निपटने के लिए 3 मुख्य हमारे पास वो होने चाहिए प्लान। तुरंत हम क्या कर सकते हैं, मध्यम उसमें क्या कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म क्या कर सकते हैं, दीर्घकालीन। तो जो तुरंत करने वालों में है, जिसको जैसे हम कहें सर्जिकल स्ट्राइक कर दीजिए, अभी 3-4 हफ्ते का लॉकडाउन जो दिल्ली सरकार ने किया है और उसके नतीजे आएंगे, आपको अब मिलने शुरू हो जाएंगे। और ये देखिए, पिछले वर्ष जब लॉकडाउन लगाया था तो बहुत आलोचना हुई थी उसकी, और वो डॉक्टर शशांक ठीक कह रहे कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। लेकिन इस बार थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि उतना वर्कर पहले तो आया नहीं था वापस कोविड के, और जिनको जाना था वो चले भी गए हैं, चाहे बॉम्बे से या दिल्ली से अपने अपने शहरों को लौट गए हैं वो लोग। बिल्कुल। तो वो समस्या इस बार शायद उतनी नहीं हमको देखने को मिली है, क्योंकि लॉकडाउन का इमीडिएट संक्रमण को कम करने का मुख्य उद्देश्य होता है, जिससे जो आपके 4 लाख रोज आ रहे हैं वो 3 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए, 1 लाख हो जाए। तो वो दिल्ली में जिस तरह से आ रहे हैं, मान लीजिए 30,000 आ रहे हैं, तो वो घट के 20,000, 15,000, 10,000, 5,000 और फिर वो आ जाए। ये उद्देश्य है उसका, और उसमें लॉकडाउन बिल्कुल मदद करता है, क्योंकि लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। और जब आप लॉकडाउन लगाते हैं तो बहुत सारे लोग फिर अपने आप भी अपने पे रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, जो बहुत ठीक रहता है। मार्केट्स में भी नहीं जाते बेजरूरत, हम लोग भी नहीं जैसे जाते हैं, और ग्रोसरीज वगैरह घर पे मंगवा लेते हैं, जो भी जिनको भी इस बात की एक्सेस है, तो उससे अवश्य संक्रमण के चेन को तोड़ने में मदद मिलती है। इसमें दो राय नहीं। अब कितनी सख्ती से और किस तरह का लगाएं, वो एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार को देखना है कि कितना यू हैव टू वी द रिस्क एंड बेनिफिट ऑफ एवरीथिंग। क्योंकि अगर अभी संक्रमण ज्यादा नुकसान कर रहा है तो उसको रोकना प्राथमिकता होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स फिर भी रिवाइव कर जाएगी बात। बिल्कुल ठीक है, जिंदगी बचाना इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। इकोनॉमी तो तभी आप आगे बढ़ेगी और देश फायदा उठा पाएगा जब जिंदा रहेंगे। डॉक्टर संतोष शुक्ला, उनका भी मुझे लगता है ऑडियो ठीक हो गया। डॉक्टर संतोष शुक्ला, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन को लेकर आपकी क्या राय है, क्या करना चाहिए? देखिए, जनरलाइज लॉकडाउन को ना रख के हम थोड़ा साइंटिफिक वे में चले। हमने ये भी देखा है, पोलियो रेडिकेशन में मैं 8 राज्यों में रहा हूँ और फ्रंट लाइन ऑफिसर के रूप में वायरस को कंटेन हम कर सकते हैं। हाई रिस्क पॉकेट्स हमें देखना होगा और हाई रिस्क पॉकेट में आउटब्रेक रिस्पॉन्स इम्यूनाइजेशन का कंसेप्ट लाना होगा। और हमें जैसे कंटेनमेंट जोन पिछले साल 2020 में हम लोग ने क्या किया था कि कंटेनमेंट जोन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया था। जनरलाइज लॉकडाउन का जैसा सभी हमारे वक्ता बोल रहे हैं, आर्थिक रूप से तबाह हो जाता है पूरा देश। तो इसके लिए हमें प्रैक्टिकली वो अप्रोच लगना चाहिए जो हम डू द डूवेल जो हम कर सकते हैं वो करें। ठीक है डॉक्टर मिश्रा, मैं अब क्योंकि पोलियो इसकी जिक्र आया है तो मेरे दिमाग में एक ये है कि आपको याद होगा कि 1997 में जब ये पोलियो मिशन शुरू हुआ भारत में, तो एक दिन में 127 मिलियन बच्चों को ये पोलियो ड्रॉप पिलाई गई थी और उसके अगले साल 134 मिलियन बच्चों को एक सिंगल डे में ये डोज पिलाई गई थी। और दुनिया में एक कीर्तिमान स्थापित किया था भारत ने कि देखिए हम अपने देश से पोलियो को खत्म कर सकते हैं। अगर इस तरीके की वैक्सीनेशन ड्राइव कोविड को लेकर भारत में चला दी जाए, अगर हमारे पास सही संख्या में, पर्याप्त संख्या में वैक्सीन आ जाए, तो क्या एक बार फिर भारत जीत सकता है? उस तरीके की मिशन और उस तरीके की प्लानिंग की जरूरत है देश को इस समय। बिल्कुल जीतेगा भारत, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अभी ये थोड़ा सा वैक्सीन डोजेस की उपलब्धता का प्रश्न है। जैसे ही वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा मिल जाएगी, ये बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं और करेंगे, और ये होगा। हम सब देखेंगे कि ये होगा भी, और इसी से हम इस संक्रमण से निकलने में सफल भी होंगे। अगर वैक्सीन हम नहीं करेंगे तो फिर नहीं निकलेंगे। तो इसलिए अब डोजेस जैसे ही सीरम इंस्टीट्यूट अपना उत्पादन दुगना करते हैं, भारत बायोटेक दुगना करते हैं, जुलाई अगस्त से हमको लगता है, देखिए मैं ये कह रहा हूँ
अभी आज की तारीख में आपके पास 7 करोड़ डोजेज हैं, 6 करोड़ सीरम इंस्टीट्यूट के, 1 करोड़ भारत बायोटेक के प्रति माह, जो उन्होंने कहा है कि हम इतनी हमारी क्षमता है जो हम दे सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मई में आप 7 करोड़ डोज तो लगवाओ, उसके बाद जून में आप 7 करोड़ और लगवाइए, तो आपके 30 करोड़ लोग हो गए, एक एक डोज तो सबको मिल जाएगी। जुलाई से हमारा डबल हो रहा है प्रोडक्शन, तो उसके बाद 10 करोड़ का टारगेट रखिए जुलाई का, 12 करोड़ का रखिए अगस्त का, 15 करोड़ का रखिए सितंबर का, और फिर जैसे जैसे और वैक्सीन आती जाएंगी, टीके आते जाएंगे, आप जोड़ते जाइए, और ये दिसंबर जनवरी तक हमको कम से कम 70 से 80 करोड़ लोगों को अगर हम टीकाकरण कर पाएंगे तो ये बहुत इसमें हमें संक्रमण से निकलने में मदद होगी। और ये समझिए आप, जिनको 1-1 वर्ष वैक्सीन लगाए हो जाएगा, उनको दूसरी डोज बूस्टर का शुरुआत होनी शुरू होगी। तो वैक्सीन की अब रिक्वायरमेंट तो कंटिन्यूअस रहेगी, पूरी साल रहेगी, 12 महीने रहेगी, और इसको तो अब आगे लगवाना ही पड़ेगा, इस पे ऑप्शन नहीं है कोई। हम लोगों के पास कोई इसका विकल्प नहीं है वैक्सीन का। और पिछले वर्ष हमने पूरा निकाला कि वैक्सीन कब आ रही है, कब आ रही है, अब वैक्सीन आ गई है, फिर लोगों ने लगवाई नहीं। अब लोगों को ये मानना पड़ेगा कि इससे निकलने का एकमात्र उपाय है टीकाकरण। और टीकाकरण इसका ये नहीं है जैसे टेटनस का एक बार लग गया और 5 साल की छुट्टी, बिल्कुल, ये हर साल तो प्रतिवर्ष हमको लगवाना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शशांक जोशी, जिसका जिक्र मैंने किया 1997 में जो पोलियो मिशन, एक साथ 127 मिलियन बच्चों को, फिर अगले साल 134 मिलियन बच्चों को, क्या अब उसी तरीके की ठोस रणनीति की जरूरत जमीन पर आन पड़ी है कि एक साथ हमारे पास इतने टीके मौजूद हों, चाहे हम बाहर से मंगाएं, फाइजर से मंगाएं, एस्ट्राजेनेका तो हमें ऑलरेडी दे ही रहा है, चाहे हम स्पुतनिक मंगा रहे हैं, कि हम एक दिन में एक मुहिम बनाकर इसको आगे बढ़ाएं? बिल्कुल, मेरे को लगता है कि 15 जून तक हमारे पास 6 या 7 टीका कंपनियों के टीके मिलेंगे हमको। जाइडस कैडिला का वैक्सीन अप्रूव हो जाएगा, नोवोमैक्स जो सीरम बनाना है वो अवेलेबल हो जाएगा, जॉनसन एंड जॉनसन की जो ट्रायल चल रही है वो अप्रूव हो जाएगा, जिनोवा का ट्रायल करीबन अगस्त में आ जाएगा, फाइजर का वैक्सीन शायद और मॉडर्ना का वैक्सीन हम इंपोर्ट भी करेंगे। तो और हमने देखा है कि भारत सरकार ने काफ़ी हद तक सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को प्रोडक्शन रैंप अप करने के लिए काफ़ी 1500 और 2000 करोड़ रुपीस भी दिए उनको। तो मेरे ख्याल से पूरा प्रोडक्शन रैंप अप होके 139 करोड़ भारतीयवासी है, उनमें से एटलीस्ट 100 करोड़ को तो हम वैक्सीन दिला पाएंगे नेक्स्ट 6 महीने में। और ये जो मुहिम है इसमें हमको, आपने जैसे बिल्कुल सही बताया और बाकी लोगों ने भी, हमारे वक्ता ने बहुत सही बताया कि जल्द से जल्द टीकाकरण करना चाहिए, लेकिन ये टारगेटेड अप्रोच करना चाहिए, सो दैट जो सिलेक्टिव टारगेट्स है, जहाँ पे हाई रिस्क है और वहाँ पे जहाँ प्रादुर्भाव हो सकता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो सकता है, वहाँ पे भी एक टारगेटेड वैक्सीनेशन पॉलिसी है। और मेरी पूरी हाँ जी, इसमें डॉक्टर शशांक एक जो बात निकल कर आ रही है, मैं कई जगह पे पढ़ रही हूँ, जो आप विदेशों से वैक्सीन मंगाने की बात कर रहे हैं, जो डील चल रही है इस समय, उसमें उनका जो विदेशी कंपनियों का सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि अगर आपके यहाँ कोई मेडिकल एक्सीडेंट होता है, जैसे क्योंकि ज्यादातर वैक्सीन के बाद क्लॉटिंग के भी कुछ केसेस सामने आ रहे हैं, उससे उनको इम्यूनिटी दी जाए, तो क्या बात यहीं पर आके फंसी हुई है? नहीं, आई थिंक उन्होंने तो अभी पेटेंट भी ओपन कर दिया है। हाँ, तो मेरे ख्याल से पेटेंट भी ओपन कर दिया, यूरोप में भी पेटेंट ओपन कर देंगे। मेरे ख्याल से ये बात दिसंबर में बात चल रही थी इम्यूनिटी देने की। हाँ। अभी तो मेरे ख्याल से हम इंपोर्ट कर पाएंगे, और हमारी ड्रग कंट्रोलर जनरल के ऊपर हमको विश्वास होना चाहिए। वो एक बार उनका पूरा डाटा देख लेंगे, डाटा सेफ्टी मॉनिटरिंग करने के लिए ब्रिजिंग ट्रायल किए, जैसे उन्होंने स्पुतनिक के लिए भी ब्रिजिंग ट्रायल किया अभी, और भारतवंश में, और हर वैक्सीन का एक ब्रिजिंग ट्रायल हुआ है। तो मेरे ख्याल से सेफ्टी तो पहली आती है हमारे लोगों की, और सेफ्टी की जो ब्रिजिंग ट्रायल करके ही करेंगे हम, लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन हमारे आप पॉजिटिव रहना चाहिए कि मिड जून से मिड जुलाई तक हमारी जो वैक्सीन की जो सप्लाई इशू है ये पूरी निकल जाएगी। बिल्कुल ठीक है, और हमें सकारात्मक रहने की इस समय बेहद जरूरत भी है, और ये वक्त की भी जरूरत है, क्योंकि सकारात्मक अगर हम रहेंगे तो कोरोना को हम हरा पाएंगे, देश को हम जिता पाएंगे। तमाम डॉक्टर्स को आपने सुना, वैक्सीन कब तक एकदम एक्शन में आ जाएगी, जून से स्थिति सुधरनी शुरू हो जाएगी, तब तक देश के नागरिकों की ये जिम्मेदारी है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर से जरूरी ना हो तो बिल्कुल ना निकले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी डॉक्टर्स का, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और इतनी अहम जानकारी हमारे साथ साझा की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।